वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन अ बिल्डिंग पे जो लोड्स लगते हैं उसके बारे में आज थोड़ी डिटेल से हम बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स बनना चाहते हैं और मतलब जो स्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लोड्स एक्टिंग ऑन अ बिल्डिंग, कौन कौन सी लोड्स बिल्डिंग पे एक्ट करते हैं। एनीथिंग विच एक्सर्ट, फर्स्ट हम लोड के बारे में बात करेंगे थोड़ा। एनीथिंग विच एक्सर्ट्स प्रेशर और थ्रस्ट ऑन ए स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज लोड। जो भी चीज़ जो एक लोड किसको हम कहेंगे, जो चीज़ एक प्रेशर एक्सर्ट करता हो या एक थ्रस्ट मतलब एक साइड से फोर्स हो या नीचे से फोर्स हो, तो उनको सारों को हम लोड बोलेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए बिल्डिंग इज दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू कैरी और सपोर्ट ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ लोड्स टू विच इट इज़ लाइकली टू बी सब्जेक्टेड। और बेसिक रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के क्या है, मतलब बीम्स, कॉलम्स और स्लैब वगैरह जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, उनके मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है कि वो एनफ लोड कैरी कर सके जो लोड इस पे आते हो, मतलब जो लोड्स को ये सब्जेक्ट हो, जो लोड इस पे इम्पैक्ट करते हो। द लोड्स कमिंग ऑन ए बिल्डिंग फाउंडेशंस आर जनरली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। लोड्स किस में डिवाइड किए गए हैं, कुछ लोड्स है ये। नंबर 1 हमारे साथ आता है डेड लोड के बारे में हम नीचे डिटेल से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे साथ है लाइव लोड। तीसरा है विंड लोड। इस तरह है स्नो लोड, लोड ड्यू टू रेन, अर्थक्वेक लोड। ये मुख्तलिफ लोड्स हैं जो बिल्डिंग पे, जो किसी स्ट्रक्चर पे एक्ट करते हैं। डेड लोड के बारे में बात करते हैं। इट इज़ परमानेंट। डेड लोड के थोड़े से प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो ये परमानेंट है, मतलब मुस्तकिल है। ये होता है बिल्डिंग के साथ। इमूवेबल, मूव नहीं कर सकते आप इसको। इन अनट्रांसफरेबल लोड, और ये ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसको डेड लोड बोलते हैं आप स्ट्रक्चर। दिस इज़ द लोड ऑफ मटीरियल्स यूज्ड फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में जो मटीरियल यूज़ होता है ये उसका लोड होता है। सच इज़ वॉल्स, जैसे कि वॉल्स का लोड हो गया, फ्लोर्स, फर्श वगैरह, छत का, पार्टीशन, सीलिंग्स, वाटर टैंक्स एंड शेल इंक्लूड द वेट ऑफ ऑल अदर परमानेंट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स एंड फिक्सेस। जो इसमें परमानेंट स्ट्रक्चर्स और फिक्सचर्स हैं उन सारों का लोड भी इसमें इंक्लूड होता है, और बाकी जो मटीरियल यूज़ होते हैं उनका सारों का लोड डेड लोड में आता है। ऑल परमानेंट लोड्स आर दस इंक्लूडेड इन द लोड एंड डेड लोड। तो जो सारी परमानेंट चीज़ें हैं वो डेड लोड में इंक्लूड की जाती है। द डेड लोड ऑफ फ्लोर्स, रूफ्स, बीम्स, सीलिंग्स एक्सेट्रा इज प्रोपोर्शनली ट्रांसमिटेड ऑन द वॉल्स, ऑन द सराउंडिंग वॉल्स पे ये सारा लोड ट्रांसफ़र किया जाता है। डिज़ाइन करते वक्त डेड लोड का बहुत कंसर्न होता है। डेड लोड्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स यहाँ पे गिवन है कि उनका वेट पर मीटर क्यूब में कितना आता है। ब्रिक मेसनरी का वॉल अगर 10 सेंटीमीटर तक हो तो उसका लोड हमारे साथ 192 kg पर मीटर क्यूब है, उसका वेट या उसका लोड। रूप GIC गैल्वेनाइज्ड इंडेक्स शीट जो होता है उसका 0.5 mm तक हो तो 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह प्लेन कंक्रीट है, इसका लोड गिवन है, ब्रिक्स का गिवन है, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का है। ये सारे लोड्स गिवन है। ये मैं आप लोगों को इसका PDF भी लिंक में डिवाइड दे दूंगा, सही है, उसका मुश्किल नहीं है। फिर आता है हमारे साथ लाइव लोड। लाइव लोड क्या चीज़ है, जैसे मूवेबल, जो लाइव लोड वो होता है जो मूव कर सकते हो आप उसको, टेम्परेरी होता है। एंड ट्रांसफरेबल लोड ऑन द फ्लोर एंड हेंस इट इज़ वेरिएबल, और ये वेरिएबल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर लो तो वो वेरिएशन करता है, एक जगह पे ज़्यादा हो जाता है, दूसरी जगह पे कम हो जाता है। इन ए बिल्डिंग द वेट ऑफ इनहेबिटेंट मतलब जो लोग उसमें रहते हो। फर्नीचर का लोड और एनी अदर स्टोर्ड मटेरियल, या कोई स्टोर मटेरियल हो, जैसे फूड का मटेरियल हो गया, दूसरा कोई चीज़ हो गया जो हमने उधर स्टोर किया हो, इज़ द लाइव लोड फॉर द डेड बिल्डिंग। इट इज़ आल्सो समटाइम्स नोन एज सुपर इम्पोज लोड। इसको कुछ टाइम में भी सुपर इम्पोज लोड भी कह सकते हैं। For the purpose of design and equipments of dead load is taken into account। तो इसको डेड लोड के हिसाब से भी थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाता है। लाइव लोड कुछ चीज़ों का इधर क्या, ड्वेलिंग हाउसेज, हॉस्पिटल्स और हॉस्टल्स का, मतलब हर एक घर का या किसी पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हो, मतलब जो रिहाइश के घर हो, हॉस्पिटल, होटल्स का 200 लिया जाता है। ऑफिस फ्लोर्स और फ्लोर ऑफ लाइट वर्क रूम्स के लिए 250 to 400 लिया जाता है। इस तरह ये डिफरेंट गिवन है, मतलब हर एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बिल्डिंग जिस मकसद के लिए होता है उसके लिए अलग अलग से इसके वैल्यूज़ होते हैं। द लाइव लोड आर एज्यूम्ड टू बी
acting uniformly over the whole floor area, and the total live load is proportionally distributed on the walls for wall foundations for the purpose of design. डिज़ाइन के लिए इसको मुख्तलिफ जगहों में डिवाइड किया जाता है. The live load is assumed to act on all the floors of a building. तमाम फ्लोर्स पे इसको इस तरह से कंसिडर किया जाता है कि ये सारे फ्लोर्स पे एक्ट करता है. In the case of मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के केस में क्या होता है? Some reduction is allowed in different floors and it is assumed that all the floors of a building are not simultaneously loaded. तो इसको फिर इस तरह के कि डिवाइड किया जाता है फ्लोर्स के हिसाब से. परसेंटेज रिडक्शन इज अप्लाइड इन द डिज़ाइन ऑफ पियर्स, कॉलम्स, वॉल्स एंड फाउंडेशन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इसको फिर इस तरह से कुछ रिडक्शन किया जाता है डिज़ाइन करते वक्त. तो ये कॉलम में क्यों है नंबर ऑफ़ फ्लोर्स कैरिड बाय नंबर ऑफ अंडर कंसिडरेशन. दूसरा है परसेंटेज रिडक्शन ऑफ टोटल लाइव लोड ऑफ ऑल द फ्लोर्स एंड मेंबर्स अंडर कंसिडरेशन. तो अगर हमारे साथ 1 स्टोरी बिल्डिंग हो तो उसमें 0 कंसिडरेशन किया जाता है, 0 रिडक्शन किया जाता है. 2 स्टोरी हो तो उसमें 10% किया जाता है. 3 स्टोरी हो तो उसमें 20%. 4 स्टोरीज़ हो तो उसमें 30%. और 5 to 10 स्टोरीज़ हो तो उसमें 40% लाइव लोड का रिडक्शन किया जाता है. एंड उसमें अगर अबाउट 10 स्टोरीज़ हो तो उसमें 50% रिडक्शन किया जाता है. आगे है हमारे साथ विंड लोड के हवाले से अगर हम बात करें तो विंड हवा को बोलते हैं. तो हवा का लोड आता है बिल्डिंग्स पे. जिस जगह में तेज़ हवाएं चलती हो तो उसमें विंड लोड को भी कंसिडर किया जाता है. तो ये इन केस ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, जो लंबे बिल्डिंग होंगे, जो बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होंगे, उस पर विंड का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. जो 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी उसमें विंड का इम्पैक्ट इतना नहीं होता है. तो इन केस ऑफ टॉल बिल्डिंग्स द इफेक्ट ड्यू टू विंड शुड बी कंसिडर्ड. बड़े बिल्डिंग्स में ये इम्पैक्ट ज़्यादा कंसिडर किया जाता है. टॉल बिल्डिंग्स आर सब्जेक्टेड टू विंड प्रेशर ऑन देयर एक्सपोज्ड फेसेस एंड इंक्लाइंड और स्लोपी रूफ स्ट्रक्चर. तो टॉल बिल्डिंग जो होते हैं उसमें विंड इम्पैक्ट ज़्यादा होता है. तो उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो थोड़ा स्लोपी बनाए जाते हैं, उनका रूप थोड़ा स्लोप बनाया जाता है ताकि इस पर हवा का इम्पैक्ट कम हो जाए. ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं. द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज़ टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द फाउंडेशन ऑन द विंडवर्ड साइड्स एंड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन द फाउंडेशंस ऑफ द लीवर्ड साइड. तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि जो वॉल विंड की तरफ फेस होता है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि इस पे हवा का इम्पैक्ट कम हो, विंड का इम्पैक्ट कम हो. और दूसरी साइड पे लीवर्ड साइड, अपोजिट साइड को बोलते हैं, जो विंड साइड से दूसरी साइड पे फाउंडेशन उन पे प्रेशर कम पड़ जाए. फॉर द पर्पज़ ऑफ डिज़ाइन के लिए क्या किया जाता है? इट इज़ एज्यूम्ड दैट द विंड लोड इज़ एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एट द यूनिफॉर्म रेट ओवर द एंटायर एक्सपोज सरफेस ऑन द विंडवर्ड साइड. जो विंड की साइड हो उस पर ये लोड इस तरह कंसिडर किया जाता है कि ये हॉरिजॉन्टली एक्ट करता है. जैसे इस पिक्चर में गिवन है, ये विंड देख रहे हैं आप, विंड के एरोज़ इस दीवार पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. तो ये इस तरह से होता है. यहाँ कुछ फार्मूले गिवन है विंड प्रेशर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. P = kV², वेयर पी क्या चीज़ है? विंड प्रेशर है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में. मीटर स्क्वायर क्यों लिया है? क्योंकि वॉल का एरिया लिया जाता है. जो वॉल एक्सपोज हुई एयर को उसको आप लेंथ और उसका हाइट कैलकुलेट करके वो उसका एरिया आ जाएगा. तो इसको किस तरह वी है हमारे साथ वेलोसिटी हमारे साथ विंड की किलोमीटर पर आवर में लिया जाती है. और क्या जो है कोएफिशिएंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर सच एज विंड स्पीड. के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? विंड स्पीड पे. विंड स्पीड कितना है, कितने स्पीड से विंड आ रहा है. टेम्परेचर क्या है हमारे साथ ऑफ एयर का. और शेप ऑफ स्ट्रक्चर का शेप किस तरह है. और इसका इक्वल टू 0.0006 एस पर बिल्डिंग कोड से ये 0.0006 लिया जाता है. इफ़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज़ लेस देन ट्वाइस इट्स इफेक्टिव वेट. अगर बिल्डिंग का हाइट उसके इफेक्टिव वेट से उसके दुगने से कम हो, मतलब एक बिल्डिंग का वेट है हमारे साथ फ़र्ज़ करें 20 मीटर और उसका हाइट हमारे साथ 40 से कम है, तो विंड प्रेशर में भी निगलेक्टेड. तो विंड प्रेशर आप निगलेक्ट कर सकते हो. मतलब वेट से अगर उसकी हाइट डबल से कम हो तो उसमें आप लोग विंड लोड एग्जैक्ट निगलेक्ट कर सकते हो. मैंने आपको बता दिया कि अगर 20 मीटर बिल्डिंग की वेट है और इफेक्टिव वेट और उसकी हाइट 40 से कम है तो फिर आप लोग निगलेक्ट कर सकते हो. स्नो लोड. इसके बाद हमारे साथ बर्फ़ का जो वज़न आता है, जो ठंडे इलाके होते हैं उन पर बर्फ़ पड़ता है तो उसमें स्नो लोड को भी कंसिडर किया जाता है. गर्म इलाकों में इस लोड को कंसिडर नहीं किया जा सकता एज़ पर डिज़ाइन. स्नो लोड्स
एक्ट्स ऑन रूफ्स, ये रूफ्स पे एक्ट करते हैं। एक्चुअल लोड ड्यू टू स्नो विल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द रूफ एंड इट्स कैपेसिटी टू रिटेन द स्नो। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये रूफ पे आता है तो रूफ के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि रूफ का शेप आप लोगों ने किस तरह से बनाया हुआ है और रूफ पे कितना कैपेसिटी है कि वो कितना स्नो रिटेन कर सकता है, उस पर कितना स्नो जमा हो सकता है। तो जितना उसका उस पर स्नो जमा होगा उसी हिसाब से आप रूफ डिज़ाइन करोगे, उस बाकी स्ट्रक्चर मेम्बर्स उसके हिसाब से डिज़ाइन करोगे। रूफ शुड बी डिज़ाइंड फॉर एक्चुअल लोड्स ड्यू टू स्नो और फॉर इम्पोज्ड लोड्स। ये रूफ को किस के लिए डिज़ाइन करोगे, स्नो के लिए या दूसरे इम्पोज लोड, मतलब उस पर जो दूसरे लोड्स आते हैं। विच एवर इज़ मोर सीवियर, जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा शिद्दत से हो, जो ज़्यादा कंसिडर करना हो तो वो लोड आप लोग कंसिडर करोगे ड्यूरिंग डिज़ाइन। माउंटेनियस रीजन्स इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया आर सब्जेक्टेड टू स्नोफॉल। इंडिया में जो माउंटेनियस रीजन, इस तरह दूसरे ममालिक में भी जो माउंटेनियस रीजन होगी, जो ठंडे इलाके होंगे, वो स्नोफॉल के लिए उनको डिज़ाइन किया जाता है। लोड्स ऑफ स्नो में बी टेकन एज 2.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द स्नो। तो लोड कितना कंसिडर करें, 2.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर अगर स्नो की डेप्थ सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो। इन केस ऑफ रूप्स विथ स्लोप ग्रेटर देन 50 डिग्री स्नो लोड में भी डिसरिगार्डेड। अगर जिस रूप की भी स्लोप 50 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसमें स्नो का लोड कंसिडर नहीं किया जाता, उसको निगलेक्ट किया जा सकता है। लोड्स ड्यू टू रेन, फिर बारिशों की बारी आती है। बारिश भी स्ट्रक्चर पे और स्ट्रक्चरल मेंबर्स पे लोड एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, ऑन सर्फेसिस of roofs whose positioning, shape and drainage system are such as to make accumulation of rainwater as possible. Load due to such accumulation of water and the live loads of the roof shall be considered separately. तो जिस रूप में मतलब बारिश होता है और उस पर पानी रिटेन होता है, जिस पे पानी जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो उसमें फिर बारिश के लोड को अलग से, रेन लोड को अलग से लिया जाता है और लाइव लोड को अलग से कंसिडर किया जाता है। एंड द मोर सिवियर ऑफ द टू शैल बी कंसिडर्ड इन डिज़ाइन। और लाइव लोड में और रूफ के टॉप पे जो लाइव लोड होता है और रेन लोड होता है, इनमें जो ज़्यादा होगा वो डिज़ाइन के टाइम कंसिडर किया जाएगा। अर्थक्वेक फोर्सेस, फिर जलजले का फोर्स आता है, जलजला आता है तो उसको भी डिज़ाइन कंसिडरेशन में लिया जाता है। डिज़ाइन करते वक्त अर्थक्वेक का भी इम्पैक्ट होता है बिल्डिंग पे, तो इस वजह से उसको भी कंसिडर किया जाता है। अर्थक्वेक कास्ट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, अर्थक्वेक की वजह से शेक होता है ग्राउंड। सो बिल्डिंग रेस्टिंग ऑन इट विल एक्सपीरियंस मोशन ऑन इट्स बेस, तो बिल्डिंग का बेस जो है वो हिल सकता है। द रैंडम अर्थक्वेक ग्राउंड मोशंस विच काजेज द स्ट्रक्चर टू वाइब्रेट कैन बी रिजॉल्व इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो जो बिल्डिंग इस तरह के रीजन में जिस तरह के अर्थक्वेक को एक्सपोज हो तो उसको फिर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 डायरेक्शन में, एक्स, वाई एंड जी में। द प्रोमिनेंट डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन इज यूजुअली हॉरिजॉन्टल। प्रोमिनेंट डायरेक्शन जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली, आप लोगों को पता होगा कि शेक जो अर्थ करता है तो वो हॉरिजॉन्टली होता है। द इंजीनियरिंग इंटेंशन इज़ टू मेक बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। इंजीनियरिंग इंटेंशन क्या होते हैं कि वो बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाए। सच बिल्डिंग्स रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड शेकिंग। तो ग्राउंड शेक करते वक्त इस बिल्डिंग का इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हिले नहीं और इसमें क्रैक्स वगैरह और इसके गिरने के चांसेस कम हो। ऑल्दो दे में गेट डैमेज्ड, इसमें डैमेज आ जाए, बट वुड नॉट कोलैप्स ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। लेकिन इसका इतना डिज़ाइन होना चाहिए कि ये बिल्कुल कोलैप्स ना कर जाए। स्ट्रक्चरल मेंबर्स में फॉल्ट आ सकता है लेकिन एकदम से इस बिल्डिंग को गिरना नहीं चाहिए, इतना डिज़ाइन में इसका कंसिडर किया जाता है। 10 सेफ्टी ऑफ पीपल इन कंटेंट इज एश्योर्ड इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो होती है उसमें लोगों को और बाकी जो उसमें होते हैं उसको इतना मौका मिलना चाहिए कि वो सेफली बाहर निकल सके और उसको कोई जानी नुकसान कुछ ना हो। तो इस तरह से फिर अर्थक्वेक रोड को भी कंसिडर किया जाता है। तो ये आज के वीडियो में हमने डिफरेंट लोड्स के बारे में बात की। अगर आप लोगों को कोई एम्बिग्विटीज़ हो, कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।